सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन। पिछली क्लास में आपने सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वॉल्यूम इंटीग्रल अपन ने देख लिया था, उस पर क्वेश्चन नहीं किया, तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं उस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 87, यदि फाई बराबर 45x² y हो तथा v समतलों 4x + 2y + z बराबर 8, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 से घिरे हुए आयतन को प्रदर्शित करता हो, तब वॉल्यूम इंटीग्रल फाई dv का मान ज्ञात करो। अगेन, इफ फाई = 45x² y and v denotes the closed volume bounded by the planes 4x + 2y + z = 8, x = 0, y = 0 and z = 0, then evaluate volume integral phi dv। तो पहले तो अपन इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम है कौन सा। ये चार प्लेन दे रखे हैं आपको। एक प्लेन तो दे रखा है ये 4x + 2y + z = 8, एक प्लेन दे रखा है x = 0, y = 0 और फिर चौथा प्लेन z = 0। ये हैं, तो x = 0, y = 0, z = 0। ये तो क्या है, देखो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये तो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गए, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ओरिजिन। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z = 0, यानी कि जो नीचे एक्स वाई प्लेन है ये z = 0 है, बाई जेड प्लेन x = 0 है और जेड एक्स प्लेन आपका y = 0 है। और ये जो दे रखा है इसको अपन ऐसा करते हैं, गिवन प्लेन को दिया समतल, जो चौथा प्लेन है उसको अपन लिख लेते हैं 8 से डिवाइड कर दिया तो वो आ गया x/2 प्लस x/2 प्लस y/4 प्लस z/8 = 1। तो ये आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया, इसको अंतःखंड रूप में लिख लिया, तो अंतःखंड रूप में लिख लिया आपको। अब इसका अपन फिगर बनाते हैं। तो ये इस तरह से है कि x एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट कितना है 2 है, y एक्सिस पे 4 है और z एक्सिस पे 8 है। तो z एक्सिस पे अपन थोड़ा z को ऊपर ले लेते हैं और ये z एक्सिस हो गई। हाँ, अब देखते हैं दोबारा से। x एक्सिस पर आपकी 2 लेंथ तक और y एक्सिस पर 4 और z एक्सिस पे ये 8, इस तरह से है। अब आप अगर इसको इमेजिन करें, ऐसा इमेजिन करें जैसे सपोज आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, और फिर क्या है सारा कंप्लीट हो गया सारा कार्य, लेकिन क्या है बजरी बच गई। तो बजरी बच गई, वो अपन ने क्या किया, एक कमरे में भर दी, और कमरे में भी एक कॉर्नर में। अभी जो ओ पॉइंट है ये तो ओरिजिन ले लिया आपने, जैसे कमरा अब यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, कमरा यहाँ है तो वो कॉर्नर है, वो तो ओरिजिन हो गया। तो जो बजरी भरी हुई है उसके जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस में बताता हूँ, ऊपर वाली सरफेस ये है, ये बजरी जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, ये बजरी की ऊपर वाली सरफेस है। अब ये बजरी कैसे फैली हुई है, एक्स अक्ष है वो तो ओरिजिन से 2 दूरी तक फैली हुई है, वाई अक्ष पर ओरिजिन से 4 डिस्टेंस तक, क्योंकि यहाँ क्या है इक्वेशन जो दे रखी है आपके पास क्या है x/2, यानी ये पॉइंट अगर a है तो मान लेते हैं ये तो हो गया 2, 0, 0, और ये y एक्सिस पर मान लिया b पॉइंट तक वो विस्तार है, इसका फैलाव है 0, 4, 0, और जो z एक्सिस है यहाँ ये c पॉइंट तक 0, 0, 8। तो अपना क्या हुआ है, जो कॉर्नर है, कॉर्नर में बजरी भर दी आपने, तो बजरी की जो ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, ऊपर वाली सतह की इक्वेशन आपको दे रखी है 4x + 2y + z = 8। x = 0 कौन सा सरफेस है, x = 0 बाई जेड प्लेन है, y = 0 जेड एक्स प्लेन है, और x =
जेड इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन है। तो अब ये कौन सा सॉलिड बना आपका, तीनों तो दीवार कमरे की, और उन दीवार के बाद साथ साथ ये बजरी वाली सतह, 4 प्लेन हो गए। चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, मतलब जो बजरी भरी हुई है, उससे बजरी से जो शेप बन रही है वो अपना रीजन है, उसका वॉल्यूम बी है, और वही अपन को क्या करना है, ये दे रखा है आपको। तो अब अपन को उसको जो वॉल्यूम इंटीग्रल है इस रीजन पर इंटीग्रेट करना है। तो जेड की लिमिट कैसे लेते हैं, जेड की लिमिट लेते हैं नीचे वाली सतह से ऊपर वाली सतह तक, यानी जेड कहाँ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में। अगर अपन जब एक्स वाई प्लेन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन ये दिख रहा है आपको नीचे, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन है। तो जेड का मान एक्स वाई प्लेन से जो ऊपर जो बजरी भरी हुई है उसकी सतह तक जाएगी। तो एक्स वाई प्लेन पे तो जेड क्या होता है, एक्स वाई प्लेन पे जेड होता है 0, और इस सतह पर क्या जाएगा, यानी कि जेड की जो लिमिट जाएंगी वो जेड बराबर 0 से ऊपर जो रेड कलर वाली जो सरफेस दिखाई दे रही है वहाँ जाएगी। और रेड कलर वाली सरफेस की इक्वेशन क्या है, 4x + 2y + z = 0। तो z का मान z = 0 से z = ये जाएगा 8 - 4x - 2y, ये z की लिमिट्स होंगी। फिर अपन आते हैं इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ले लिया। अगर एक्स वाई प्लेन में ले लिया तो एक्स वाई प्लेन में क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा OAB। इसको अगर अपन अलग से यहाँ बना दें, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पर लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, और एक्स से प्लस 2, तो ये ऐसे आएगा। तो ये तो ए पॉइंट हो गया जो फिगर में दिख रहा था, और ये वाला बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,4, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,0, और ये ओरिजिन आपका 0, 0 है, ये ओरिजिन है। तो अब ये वाली जो रीजन बना दिया अपन ने, ये वही वाला रीजन है जो ऊपर दिख रहा है ये, और इस जो लाइन जो आ गई आपकी, मतलब जो अपना सतह है उसकी एक्स वाई प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन है ये लाइन, इसकी इक्वेशन हो गई आपके पास x/2 + y/4 = 1। या आप कह सकते हैं इसको, ये 4x + 2y = 8, और 2 से डिवाइड कर दें तो आप कह सकते थे इसको 2x + y, दोबारा लिख देता हूँ, 2x + y = 4, ये हो, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, फिर y की वैल्यू जाएगी, y का मान यहाँ x एक्सिस से लेके इस लाइन तक, यानी कि y बराबर 0 से y बराबर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 4 - 2x। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4, तो y = 4 - 2x, और फिर x एक्सिस पर 0 से लेके 2 तक। तो x की लिमिट जाएगी आपकी x = 0 से x = 2। तो दोबारा से देख लें क्या दे रखा था आपको दे रखा था फाई, ये फलन दे रखा है, फाई बराबर 45x², और v वॉल्यूम दे रखा है, एक वॉल्यूम यानी कि क्षेत्र दे रखा है। वो क्षेत्र कौन सा है, समतलों 4x + 2y + z = 8, x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 से घिरे हुए आयतन को प्रदर्शित करता है। तो आपको वॉल्यूम इंटीग्रल फाई dv ज्ञात करना है इस रीजन पर। तो बी आपने बनाया, जब मैंने आपको बताया जैसे एक फिजिकली आपने देखा एक कमरे के कॉर्नर में मिट्टी या वो बजरी भर दी है, तो उसका जो फैलाव है उससे जो शेप बनी हुई है, शेप कैसे बनी है, 4 सतह से बन गई है, चतुष्फलक टाइप बन गया है ये। इसमें तीनों निर्देशी तल काम आ रहे हैं, और ऊपर जो लेयर है रेड वाली जो बजरी की लेयर है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम इंटीग्रल लगाएंगे तो dv की जगह क्या लिखेंगे अपन, dx/dy/dz। z का मान नीचे वाली एक्स वाई तल से बजरी की सरफेस तक जाएगा, तो वो z बराबर 0 से, और z का मान यहाँ से निकाल लिया आपने 8 - 4x - 2y तक। फिर इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ले लिया, तो एक्स वाई प्लेन पे कौन सा हो गया, OAB अपन ने ये बना दिया, जो यहाँ दिखाई दे रहा है वही वाला है। तो अब y का मान कहाँ जाएगा, x एक्सिस से लेके इस लाइन तक। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है 4x + 2y = 8, या 2 से डिवाइड कर दें तो 2x + y = 4, तो y का मान हो जाएगा 4 - 2x। और फिर x की वैल्यू x एक्सिस पे जितना प्रसार है कितना है, 0 से लेके a तक,
तो x का मान 0 से लेकर 2 तक चला गया। तो अब इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको कैलकुलेट करते हैं। दिया आयतन समाकल क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ 5dv ओवर द रीजन v। तो इसको अपन ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर फाई के लिए लिख लेते हैं जो दे रखा है। क्या दे रखा है फाई के लिए, 45x² y, 45x² y dv के लिए क्या लिख दिया आपने, dx dy dz। z का मान अभी आपने निकाला 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y। ये y की वैल्यू है 0 से 4 माइनस 2x। जीरो टू 4 माइनस 2x और x की लिमिट फिर आपकी आ गई 0 से 2। तो अब आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रल था वो ट्रिपल इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ z वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसका मतलब 45x² y सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और कांस्टेंट का z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट इनटू z। तो सीधा सीधा लिख देते हैं अपन, पहले अपन 0 और ये मतलब x और y वाले इंटीग्रल वाले सिंबल लिख दिए। अब इसका इंटीग्रल हुआ 45x² y इंटू z, और z पे आपने लिमिट लगा दी 0 टू 8 माइनस 4x माइनस 2y। आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, यानी z की जगह 8 माइनस 4x माइनस 2y लिख सकते थे, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। ये हो गया 0 टू 2, सेकेंड इंटीग्रल 0 टू 4 माइनस 2x। अब ये 45x² y और ब्रैकेट में आ गया 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये dx dy। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 45x² तो कांस्टेंट होगा। तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, हाँ देखिए 45x² ऐसे कैसे रखा, y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8y माइनस 4xy माइनस 2y² dx dy। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो फर्स्ट इंटीग्रल जो dx के लिए वो तो ऐसे ही रहने दिया, 45x² ये भी ऐसे ही रहने दिया। फर्स्ट टर्म 8 इंटू y का इंटीग्रल हो गया y² 2 माइनस 4x y, फिर y का इंटीग्रल हो गया y² 2 और माइनस 2y² का हो गया y³ 3। और लिमिट क्या दे रखी है 0 टू 4 माइनस 2x। अब ये dx थोड़ा लेंदी ज़रूर है, बाकी रूटीन तरीके से सामान्य इंटीग्रल है। एक बार इंटीग्रल करना होता है तो एक बार करते हैं, यहाँ 3 वेरिएबल हैं तो 3 बार करना पड़ रहा है, और टिपिकल बिल्कुल नहीं है, हाँ लेंदी तो है ही। हाँ अब देखें y की लिमिट लगा दी आपने। पहला इंटीग्रल ऐसे कैसे लिख दिया, ये 45x² ये भी ऐसे कैसे लिख दिया। ये y² 2 दोनों में दे रखा है तो y² 2 कॉमन ले लें, बल्कि 2 से भी डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, ये 4 माइनस 2x तो ये बचा। अब y² की जगह लिख दिया, वहाँ से कितना 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x होल स्क्वायर 0 से 0 हो जाएगा। फिर माइनस 2/3 y³ यानी कि 4 माइनस 2x होल क्यूब, ये आ गया। और 0 पे 0 लगा देंगे इंटू dx, ये आया। अब देखें अब ये तो 4 माइनस 2x होल क्यूब 4 माइनस 2x होल क्यूब हो गए, तो उसी को ले लेते हैं क्या है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 45x² और ये हो गया फिर ये 4 माइनस 2x होल क्यूब, ये भी और वो भी 4 माइनस 2x होल क्यूब, लेकिन ये 2/3 है तो 1 माइनस 1/3 1 माइनस 2/3 1/3 हो गया, तो यहाँ 3 और ये 4 माइनस 2x होल क्यूब dx।
x वेरीज फ्रॉम 0 to 2, ये बन गया। अब 4 - 2x होल क्यूब, इसको एक्सपेंड कर देते हैं a - b होल क्यूब से। तो देखिए 45/3 ये तो 15 हो गया। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दिया, लिमिट 0 to 2 चली रही है। इसको किया 4 क्यूब, ये तो 64 हो गया। a - b होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो 4 a के लिए क्या है, 4 है तो 4 क्यूब 64 हो गया। -3 × 4 स्क्वायर × 2x प्लस 3 × 4 × 2x होल स्क्वायर माइनस 2x होल क्यूब, ये रहा ये dx। तो ऐसे स्टेप में क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 - 2x होल क्यूब को एक्सपेंड कर दिया। अब सभी में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड। तो देखिए 64x² आ गया, 64x²। अब ये कितना है, 4 स्क्वायर 16, 16 × 3 × 2 6 है, तो 16 × 6 यानी कि 96, 96x और x², तो ये -96x³ हो गया। फिर अगली टर्म देखते हैं, 3 × 4 12, 12 × 4 48, 48x² और x² ये रहा, तो प्लस 48x⁴ हो गया। 2 to the power 3 8, 8x³ और x² ये रहा, तो हो गया -8x⁵। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए 15 आउटसाइड है, 64x² का इंटीग्रल किया x³ / 3 माइनस 96x³ का इंटीग्रल किया x4/4। फिर x⁴ का इंटीग्रेशन होगा x⁵/5 माइनस 8x⁵ का इंटीग्रल हुआ x⁶/6 लिमिट 0 to 2। अब 0 to 2 लिमिट लगा दिया आपने। अब देखें पहले इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, अच्छा नहीं आ रहा। हाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये कैंसिल हो गया, ये भी। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है। ये 15, ये हो गया आपके पास 64/3, 2 to the power 3 8। अपर लिमिट लगाते जा रहे हैं, लोअर लिमिट पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक ही स्टेप में लिख देंगे। माइनस 96/4, तो ये कितना हो गया 96/4 2, यानी कि 24 हो गया। 24 × 4 96 होता है, तो 96/4 24 हो गया। x⁴ यानी 2 to the power 4 ये 16 हो गया, प्लस 48/5 2 to the power 5 32 माइनस 8/6 यानी कि 4/3 2 to the power 6 2 to the power 6 यानी कि 64, और 0 पर 0 लिमिट आ जाएगी, तो वो आपने इस तरह से लिख दिया। तो ये आया आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखें 64, और यहाँ भी आपका 64 आ जाएगा, वहाँ भी 64 आ जाएगा, वहाँ भी 64 आ जाएगा। तो पहले तो 15 × 64 कर लेते हैं, और भी कॉमन आएगा, पर पहले 64 ले लिया। अच्छा 15 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं साथ साथ। 64 तो कॉमन ले लिया, और 50 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और भी कॉमन ले लेंगे अभी। तो 15 × 15/3 5, तो हो गया ये 5 × 8 माइनस 16, और इसमें से अपन ने 4 ले लिया, तो 64 6 बचा, तो ये हो गया 15 × 6 प्लस 32 × 2 64 ले लिया 24 24/5, तो ये 24 × 3 हो गया। 3 क्यों, बाहर से 15 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं आप। फिर आगे ये 64 आ गया, 64 बाहर कॉमन चला गया, और 15/3 5 4 × 5 ये हो गया। अभी इसमें से और भी कॉमन आ रहा है, देखें क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें साथ साथ। 2 ही कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो × 2, तो ये कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया,
ये आपका 12 हो गया और ये आपका 2 हो गया। अब लिख देते हैं सभी को। 64 इंटू 2 ये तो 128 तो आउटसाइड हो गया। ये 20 माइनस ये कितना हो गया 45 प्लस 36 और माइनस 10। हाँ देखिए दोबारा से नीचे ये 128 20 माइनस 20 और 36 56 माइनस 55 56 माइनस 55 वो तो 1 हो गया। तो 28 इंटू 1 यानी कि फाइनली 128 आ गया। तो यही आंसर आ गया। अब दोबारा स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। टिपिकल नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है। देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल क्या निकालना था आपको। वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डी बी। फाई दे रखा था आपको 45 एक्स स्क्वायर बाई और डी वी को लिख दिया आपने डी एक्स डी वाई डी जेड। और लिमिट्स आपने कैलकुलेट कर ली थी पहले। जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही थी वो फिगर दोबारा देख लें आप। जेड की लिमिट जा रही थी नीचे एक्स वाई प्लेन से इस रेड सरफेस तक। और रेड सरफेस की इक्वेशन आपको बता रखी है पहले से 4x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 8। तो जेड बराबर कितना आ गया यहाँ से 8 माइनस 4x माइनस 2y। फिर आपने एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया तो वहाँ आगे इक्वेशन आपके पास कौन सी आ जाएगी वो इक्वेशन आ गई आपके पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 8 और यू कैन से 2x प्लस y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू चली गई x एक्सिस से लेके इस लाइन तक। y बराबर 0 से y का मान 4 माइनस 2x तक और x की वैल्यू x एक्सिस पे एक्सपेंशन 0 से a तक है 0 से 2 तक। तो ये सारी लिमिट आपने यहाँ रख दी। अब इंटीग्रेट किया z के रेस्पेक्ट में किया पहले 45 एक्स स्क्वायर वाई है। जेड के रेस्पेक्ट में किया तो वो तो ये सारा कांस्टेंट तो कांस्टेंट इनटू जेड आ गया। लिमिट लगा दी 0 टू 8 माइनस 4x माइनस 2y। तो ये आ गया। फिर जेड की लिमिट रख दी आपने। अब ये आ गया। अब आपने बाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में तो क्या आ गया 45 एक्स स्क्वायर 8y माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से देखा आपने इंटीग्रेट किया बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 45 एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहा 8y का हो गया 8y स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x एज इट इज बाई का बाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर बाई स्क्वायर का हो गया बाई क्यूब अपॉन 3 और 2 ऐसे कैसे था। लिमिट लगा दी 0 टू 4 माइनस 2x। अब इसमें देखा यहाँ बाई स्क्वायर वाले पद 8 अपॉन 2 4 और ये 4x अपॉन 2 2x यानी कि 4 माइनस 2x इंटू बाई स्क्वायर था। तो 4 माइनस 2x बाई स्क्वायर के लिए रख दिया 4 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 2/3 बाई क्यूब। बाई की वैल्यू रख दी 4 माइनस 2x होल क्यूब। अब देखें ये भी 4 माइनस 2x होल क्यूब और ये भी तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो फाइनली ये कितना आ गया इंटीग्रेशन 45 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 4 माइनस 2x होल क्यूब डी एक्स। 45 अपॉन 3 उसको लिख दिया 15 तो हो गया ये 15 और ये इंटीग्रेट साइन के अंदर आ गया इंटीग्रेशन के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x होल क्यूब 4 माइनस 2x होल क्यूब को एक्सपेंड किया और एक्स स्क्वायर का सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया ये 15 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 64 एक्स स्क्वायर माइनस 96 एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स 4 माइनस 8 एक्स 5 डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 एक्स क्यू का एक्स 4 बाई 4 एक्स 4 का एक्स 5 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 का एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6। अब ये सभी पे लिमिट लगा दी जहाँ जहाँ भी एक्स था 2 लगा दी। इसमें 64 कॉमन आ रहा था पहले 64 कॉमन लिया फिर देखा 2 और कॉमन आ रहा है तो 2 और कॉमन ले लिया तो लास्ट में ये क्या बन गया 64 इंटू 2 ये तो 128 आ गया। अब 8 अपॉन 2 ये 4 आ गया था तो 5 इंटू 4 20 माइनस 45 प्लस 36 माइनस 10। अब 36 और 20 ये तो 56 हो गया और 45 और 10 55 तो 56 माइनस 55 1 तो 128 इंटू 1 यानी कि 128 आ गया। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन हुआ। थोड़ा लेंदी ज़रूर था बाकी टिपिकल नहीं है रूटीन तरीके से आप करते गए और ये इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय या अपसरण प्रमेय। डाइवर्जेंस प्रमेय ये क्या कहती है ये गॉस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना बताती है। स्टेटमेंट क्या है आपका कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है एफ
और कोई बाउंड्री है, मतलब सरफेस एस है, एस की बाउंड्री पर जो अपन नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल निकालें तो वो फंक्शन एफ के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होती है। दोबारा से, सदिश फलन एफ का किसी बंद क्षेत्र की सीमा रेखा पर अभिलंबीय पृष्ठ समाकलन डाइवर्जेंस एफ का पूरे क्षेत्र पर आयतन समाकलन के बराबर होता है। यानी अगर अपन कहते हैं कि एफ कोई ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और कोई सरफेस दे रखा है, तो इसको जो सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे आप एफ डॉट डी ए ओवर द सरफेस एफ, इस सरफेस से घिरे हुए जो आयतन है उस आयतन पर इसका जो डाइवर्जेंस एफ है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लें, इसके बराबर होती है। यानी कि गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना बताती है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो अपन ने डी ए लिखा है, या इसको दोबारा लिख दें, आपने लिखा था सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं आप, एन कैप डी एस, और बराबर ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ लिखा डाइवर्जेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। तो ये आपकी गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय एक बार पढ़ लेते हैं। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, और यू कैन से डाइवर्जेंस थ्योरम, अपसरण प्रमेय। सदिश फलन एफ का, सदिश फलन एफ दे रखा है का बंद क्षेत्र की सीमा रेखा पर अभिलंबीय पृष्ठ समाकलन डाइवर्जेंस एफ का पूरे क्षेत्र पर आयतन समाकलन के बराबर होता है। अर्थात यदि एफ सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो और क्षेत्र एस में हो और एस बंद पृष्ठ, जो बंद पृष्ठ एस है यानी कि जो क्लोज सरफेस एस है वो आयतन बी को घेरे हुए हो, तब एफ डॉट एन कैप डी एस यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ, और यू कैन से नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल, दिस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ, ये इसके आयतन समाकल के बराबर होती है। एन कैप काम आया, एन कैप आपको पता है वो क्या है, पृष्ठ पर नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। एकक सदिश, एकक क्या लिखा है, इकाई सदिश, तो एकक अभिलंबीय सदिश पृष्ठ के बाहर की दिशा में है। ये आप एक बार और पढ़ते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ ओवर द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज रीजन, बाउंड्री ऑफ ए क्लोज रीजन is equal to the volume integral of divergence f taken throughout the region. That is, if f is a continuous differentiable vector point function in a region V enclosed by the closed surface S, then surface integral of function f equal to volume integral of divergence B over the region B. V कौन सा रीजन है, जो क्लोज सरफेस S से घिरा हुआ है। एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉन आउटवर्ड टू द सरफेस एस, ये है। यानी कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है आपको, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना बताती है। इसको अपन कार्टेशियन रूप में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन रूप कैसे, अगर एफ जो फंक्शन दे रखा है उसको अपन लिख लें f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, वॉल्यूम इंटीग्रल तो वो है ही, तो सरफेस इंटीग्रल अपने पास क्या थी, मैं यहाँ लिख दूँ, ये था आपके पास एफ डॉट एन कैप डी एस, ये था ये सरफेस इंटीग्रल। अगर एफ की जगह अपन क्या ले लें, एन कैप डी एस है वो तो अपन लिख ही देंगे, या इसको ऐसा कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी ए। तो अपन यहाँ एफ तो क्या ले लिया आपने, एफ तो आपका f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप हो गया। डी ए पहले लिया था आपने a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो एफ डॉट डी में लिख देंगे, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ओवर द सरफेस ए, तो क्या था एफ डॉट डी ए, तो एफ डॉट डी ए को, एफ को तो क्या लिख दिया आपने f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, और डॉट डी ए अपन ने पहले लिखा था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये f1 a1
प्लस F2 A2 प्लस F3 A3। और A1 क्या था, यहाँ एन कैप लिखते थे, एन कैप सरफेस के परपेंडिकुलर था। यहाँ क्या है, आई कैप A1 आई कैप किसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, बाई जेड प्लेन के। तो A1 कितना लिखा था फिर आपने, A1 लिखा था F1 dy dz। F1 तो है ही, A1 को dy dz लिख दिया। इसी तरह से A2 को लिखा dz dx, और इसी तरह से A3 को लिखा dx dy। तो ये तो जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका कार्टेशियन रूप आ गया। और राइट साइड में क्या था, राइट साइड में है अपने पास वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ F dB। ये वॉल्यूम इंटीग्रल था। F के कंपोनेंट F1 F2 F3 है, तो डाइवर्जेंस F तो जानते हो आप, डेल डॉट F कितना होता है, वो लिख सकते हैं आप डेल F1 ओवर डेल x प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z dv। और dv को क्या लिख दिया आपने, dx dy dz लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसके बराबर हो गया और राइट हैंड साइड इसके बराबर हो गया। तो देयरफॉर गॉस अपसरण प्रमेय का कार्तीय रूप, गॉस अपसरण प्रमेय का कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, वो ये लिख दिया आपने F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy। और राइट साइड क्या आ गया, राइट साइड ये वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। 3 पार्ट में भी लिख सकते हैं और एक साथ आपने लिख ही रखा है, डेल F1 dx प्लस डेल F2 dy प्लस वो डेल y प्लस डेल F3 डेल z, और ये आपके पास dx dy dz। ये उसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। देखो यही लिख रखा है आपके यहाँ। यदि F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप हो, तब कार्टेशियन ये डाइवर्जेंस प्रमेय का कार्तीय रूप डबल इंटीग्रल, और यू कैन से सरफेस इंटीग्रल F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1 ओवर डेल x प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z dx dy dz। बहुत महत्वपूर्ण है स्टेटमेंट, आपको दोनों तरह से याद रखना होगा। ये वाला भी रखना होगा, कई बार यही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये क्या है, किसके बराबर है। यानी कि आपको दे दिया कि कोई भी क्लोज सरफेस S है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है और S से घिरा हुआ आयतन B है, तब ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देगा कि सरफेस इंटीग्रल F डॉट n कैप ds किसके बराबर है। तो ऑप्शन में दे रखा होगा डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस F। तो ये आपको स्टेटमेंट भी याद करके रखना है। और इसकी फिर कार्टेशियन फॉर्म ये भी याद करके रखनी है आपको कि डबल इंटीग्रल, और यू कैन से सरफेस इंटीग्रल F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy। ये किसके बराबर है, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1 ओवर डेल x प्लस डेल F2 ओवर डेल y प्लस डेल F3 ओवर डेल z dx dy dz, इसके बराबर है ये। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये कैसे निकाला था भी आपने देख ही लिया, एक बार और देख लो उसको। F डॉट dA, ये तो आपका सरफेस इंटीग्रल था, तो F के लिए तो आपने लिख दिया F1 आई कैप F2 जे कैप F3 के कैप, और dA को लिख दिया डॉट वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, डॉट लग रहा था, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर बन गया, इंटीग्रल F1 A1 प्लस F2 A2 प्लस F3 A3। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। A1 किसके बराबर है, dy dz, A2 dz dx, A3 dx dy। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास सरफेस इंटीग्रल F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy। और राइट साइड में क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस F। तो वॉल्यूम इंटीग्रल लिख दिया आपने, ट्रिपल इंटीग्रल बना दिया। और F अगर F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है, तो डाइवर्जेंस F जानते हैं आप, डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट F, डेल क्या था,
आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल बाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप किसके बराबर आ गया? डेल F1 एक्स डेल F1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल F2 ओवर डेल वाई प्लस डेल F3 ओवर डेल जेड और डी बी को लिख दिया डी एक्स डी वाई डी जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दिया तो ये फॉर्म आ गई। ये आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक और अच्छी तरह से याद करनी है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन आ गया, गॉस के अपसरण प्रमेय की सहायता से सरफेस इंटीग्रल एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करो। यहाँ एस क्या है? एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का पृष्ठ है। अगेन यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। अगर आप जो पीछे लिखा है उससे कंपेयर करें तो यहाँ जो दिए समाकल में अपना समाकल क्या था आप दोबारा देख लो। अपने समाकल में था F1 इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल था F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई, यानी कि जो पहला पद है वो तो F1 है। तो अपने समाकल में क्या है? F1 बराबर x है, F2 बराबर y है और F3 बराबर क्या है? z है। ये दे रखा है आपको। अब आपसे कह रहा है सरफेस क्या दे रखी है? सरफेस एक गोला दे रखा है। गोला कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इससे घिरा हुआ आयतन अपन को पता होना चाहिए। इससे घिरा हुआ आयतन आप जानते हैं, गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या ए हो क्या होती है? 4/3 पाई ए क्यू। तो वो काम में ले लेंगे। तो ये आ गया, ये F1 F2 F3 आ गए। लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे? देयरफॉर डेल F1 ओवर डेल x ये 1 आ गया, डेल F2 ओवर डेल y ये 1 आ गया और डेल F3 ओवर डेल z ये भी 1 आ गया। तो अब जो दिया समाकल दे रखा है अगले पेज पे लिख देता हूं। दिया पृष्ठ समाकल कौन सा है? ये x, एक बार दोबारा देख लेते हैं, वैसे तो यही है, x डिवाइड x बाई जेड है। ठीक है, x डी वाई डी जेड, एक्स डी वाई डी जेड प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई, बल्कि सरफेस इंटीग्रल है ये लिख दूं, को गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से, गॉस अपसरण प्रमेय की सहायता से निम्न के बराबर लिख सकते हैं। इस पृष्ठ समाकल को गॉस की सहायता से निम्न के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं? वो आपने देखा था, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1 ओवर डेल एक्स वो 1 आ गया, डेल F2 ओवर डेल वाई वो भी 1 आ गया, डेल F3 ओवर डेल जेड वो भी 1 आ गया, dv या लिख दो आप वॉल्यूम इंटीग्रल 3 इंटू डी वी। अब 3 इंटू ये आप लिख दिया आपने 3 इंटू वी। यहाँ v क्या है? यहाँ v दिए पृष्ठ कौन सा है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरा आयतन है। अब ये आयतन तो जानते हो आप कितना होता है? ए त्रिज्या वाले गोले का आयतन वो होता है आपके पास 4/3 पाई ए क्यू। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4 पाई ए क्यू आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से। क्या है आपके पास? ये सरफेस इंटीग्रल दे रखा है एक्स डी वाई
डी जेड प्लस बाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई, और आपसे कहा इसका मान निकालो। सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस कौन सी दे रखी है, गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का जो पृष्ठ है वो दे रखा है। तो अब गॉस थ्योरम से आप जानते हैं कि ये सरफेस इंटीग्रल जो फलन दे रखा है आपको, फलन कौन सा, जो एफ के यहाँ क्या पार्ट दे रखे हैं, एक्स बाई जेड, यानी कि अगर आप फलन की बात करें, दिया नहीं है लेकिन अपने पास फलन कौन सा है यहाँ, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है। और इस फलन का डाइवर्जेंस तो आपको याद है ओरल, ये आर के बराबर ही तो लिखते थे, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो उसका डाइवर्जेंस 3 के बराबर है, आपने प्रूव किया हुआ है और याद करने के लिए लिखा था। तो इसका डाइवर्जेंस 3 हो गया, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा 3 इंटू डी बी। अब डी बी तो पता है आपको कौन सा है, गोला ए त्रिज्या वाला, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई ए क्यू, तो ये 4 पाई ए क्यू आ गया। तो उस क्वेश्चन का आपका आंसर ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम वाला क्वेश्चन देखें, बेहद आसान। यदि एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 का पृष्ठ हो तो सरफेस इंटीग्रल 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस 3z के कैप, ये सरफेस इंटीग्रल दे दिया आपको। डॉट एन कैप डी एस बराबर है, जहाँ एन कैप पृष्ठ पर बाहर की दिशा में इकाई अभिलंबीय सदिश है। अगेन दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, देन सरफेस इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो देखिए अब यहाँ डाइवर्जेंस एफ क्या दे रखा है, एफ ये रहा, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिख लीजिए, वो अपन ओरल लिख सकते हैं। F1 क्या है 2x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3 और 3z इसका डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में 3, तो ये 8 आ गया। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये उसके मतलब दिया पृष्ठीय समाकल, चलो अगले पेज पे लिखता हूँ, दिया पृष्ठीय समाकल या सिंपली पृष्ठ समाकल सरफेस इंटीग्रल बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ, या डाइवर्जेंस ऑफ एफ ना लिख के मैं पूरा वो लिख दूं, डेल डेल एक्स ऑफ F1 की जगह क्या है 2x, वहाँ 2x दे रखा है, देखो पहले 2x आई कैप 3y जे कैप 3z जे कैप, तो ये आ गया प्लस डेल डेल y ऑफ 3y प्लस डेल डेल z ऑफ 3z dv लिख देता हूँ। अब ये कितना हो गया, ये 2 + 3 dv। अगर फंक्शन दे रखा होता है x/z का तो dv को अपन क्या लिख देते, dx dy/dz, फिर इंटीग्रेट करते, यहाँ वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ 8 dv, तो ये कितना हो गया 8b। और v आपको पता है, v क्या है, जो सरफेस दे रखी है उससे घिरे हुए क्षेत्र का आयतन। क्या सरफेस दे रखी है, पृष्ठ दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, यानी कि एक त्रिज्या वाला गोला। तो इसका आयतन तो आप जानते हैं कितना हो गया, 8 × 4/3 पाई × 1³ तो यानी कि ये 32/3 पाई हो गया। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन, देखिए आंसर कौन सा आ रहा है, 32/3 पाई, ये 4th ऑप्शन आ गया। तो सरफेस इंटीग्रल जो दे रखा था गॉस थ्योरम की सहायता से आपने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और वॉल्यूम इंटीग्रल में ऐसा आ गया कि डायरेक्ट dv आ गया उसमें, और v आपने इंटीग्रल किया, और v क्या है, इस गोले का आयतन, इस गोले का आयतन आप जानते हैं। तो देखें दोबारा से देख लेते हैं एक बार, दिया पृष्ठ समाकल F1 के लिए 2x था, F2 के लिए 3y था, और F2 के लिए 3y और F3 के लिए 3z। तो आपने जो फॉर्मूला था सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना, क्या था, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल F1/del x प्लस डेल F2/del y प्लस डेल F3/del z, वो लिख दिया और वो 8 के बराबर आ गया। अब 8 का इंटीग्रेशन तो 8v हो जाएगा v के रेस्पेक्ट में। अब v क्या है, जो दे रखा है, क्या दे रखा है, गोले का आयतन। गोला कौन सा है, एक त्रिज्या वाला, वो लिख दिया, सीधे सीधे 32/3 पाई आ गया। एक और क्वेश्चन देखें उसी पे, क्वेश्चन 90।
गॉस अपसरण प्रमेय द्वारा समाकल डबल इंटीग्रल एक्स प्लस जेड डी वाई डी जेड प्लस वाई प्लस जेड डी जेड डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, जहाँ एस गोले का पृष्ठ है, फिर वही आ गया। इस गोले से घिरा हुआ आयतन तो आप जानते हैं, तो बस इसका मान निकालना है। अगेन यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज व्हाट। तो देखें यहाँ अगर f1 देखें तो कितना आ रहा है, f1 आ गया आपके पास x प्लस जेड, f2 कितना आ रहा है y प्लस जेड, f3 कितना आ रहा है x प्लस वाई। तो देयरफॉर डेल f1 ओवर डेल x ये 1 के बराबर हो गया, डेल f2 ओवर डेल y ये 1 के बराबर हो गया, और डेल f3 ओवर डेल z ये 0 के बराबर हो गया। तो इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देते हैं, तो लिख देते हैं फिर दिया पृष्ठीय समाकल बराबर हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल, पहला आया 1 प्लस 0 dv, यानी कि ये 2v हो गया। दिया पृष्ठीय समाकल वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल दिया, कैसे, डेल f1 ओवर डेल x प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z, और ये आपने निकाल लिया। डेल f1 ओवर डेल x 1 के बराबर है, डेल f2 ओवर डेल y 1 के बराबर है, डेल f3 ओवर डेल z ये 0 के बराबर है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 0 लिख दिया। अब वो कितना आ गया, 2v आ गया, और v क्या है, a त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो वो फिर दोबारा लिख देते हैं। तो वो कितना हो गया 2 इंटू 4/3 पाई ए क्यू, यानी कि आ गया 8/3 पाई ए क्यू। कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो आप, सब एग्ज़ाम में जहाँ भी आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मीठे मीठे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट आंसर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन वो जब ही होगा जब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको याद हो और उसके 2-4 क्वेश्चन आपने पहले करके प्रैक्टिस कर रखी हो। तो यहाँ आपने f1 x प्लस जेड था, f2 y प्लस जेड था, f3 x प्लस वाई, डेल f1 ओवर डेल x प्लस डेल f2 ओवर डेल y प्लस डेल f3 ओवर डेल z का मान देखा आपने 2 आ गया, और इसको सीधे सीधे आपने लिख दिया फिर वॉल्यूम इंटीग्रल 2dv, तो 2v आ गया, और v जो एरिया दे रखा था, मतलब जो सरफेस दे रखी थी उससे घिरा हुआ आयतन 4/3 पाई क्यू ए क्यू आ गया। सरफेस क्या दे रखी थी आपको, सरफेस दे रखी थी ए त्रिज्या वाला गोला, तो उससे घिरा हुआ आयतन ये होता है। तो इस तरह से आपने ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखी, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी देखे, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी देखे, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है, और इसके डायरेक्ट जो फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन देखने। कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग वाला हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कोई भी यूपी टेट हरियाणा टेट, सब के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी एमएससी एंट्रेंस वाला देखा था, तो बिल्कुल रूटीन क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने और ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।